जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा तीसरा मेन लेक्चर है जो हम डिस्कस करने लगे हैं। बाय द वे इट शुड बी द फोर्थ वन, माय मिस्टेक। चौथा मेन लेक्चर है जो हम आज कवर करने लगे हैं। और डिस्काउंटिंग के बारे में हमने कल बात की थी और हमने बात की थी कि कंपाउंडिंग कैसे की जाती है। आज बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक जो हम डिस्कस करने लगे हैं, जो कि शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के साथ अलाइन करती है, जो कि आपको डायरेक्टली बताती है कि आपकी शेयर होल्डर्स की वेल्थ कितनी मैक्सिमाइज होगी और कितने से मैक्सिमाइज हो सकती है। तो हम उसके लिए बात करने लगे हैं एनपीवी की। बड़ी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड टेक्निक है, यूनिवर्सली यूज की जाती है और इसके फायदे बाकी टेक्निक से ज्यादा हैं। नाम है जी इसका नेट प्रेजेंट वैल्यू। सबसे पहले तो प्रेजेंट वैल्यू का जो वर्ड है उससे अगर हमें समझें तो प्रेजेंट वैल्यू इज द वैल्यू विच इज द वैल्यू ऑफ टुडे। आज की डेट में जो वैल्यू फ्यूचर के सम की आज की डेट में बनती है उसको हम क्या नाम दे रहे हैं? प्रेजेंट वैल्यू को। और प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमने डिस्काउंटिंग का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है पिछली स्लाइड के अंदर कि डिस्काउंट करना पड़ता है हमें कैश फ्लोज को। डिस्काउंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डिस्काउंट फैक्टर यूज करना पड़ता है। डिस्काउंट फैक्टर कैसे कैलकुलेट होता है? 1 प्लस आर रेज टू पावर माइनस एन। ये डिस्काउंट फैक्टर कहलाता है हमारा। अच्छा, अब हम इसको एनपीवी को कैसे डिफाइन करते हैं? एनपीवी इज बाय द वे द सम ऑफ, इसको हम कहते हैं एनपीवी इज द सम ऑफ टू थिंग्स, सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस एंड द सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोस। जब आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज और प्रेजेंट वैल्यू आउटफ्लोज को आपस में ऐड या आपस में सम कर देते हैं तो उसको बोलते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। इन अदर वर्ड्स, दिस इज द कॉस्ट बेनिफिट टेक्निक, कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट टेक्निक। इनफ्लोज आपके क्या होते हैं? बेनिफिट्स होते हैं, फ्यूचर इनफ्लोज बेनिफिट्स हैं और आउटफ्लोज क्या है? कॉस्ट है। तो आप ये देखते हैं कि यार इन्वेस्टमेंट करने की मेरी कॉस्ट क्या होगी और उसके बेनिफिट्स क्या होंगे। तो नेट बेनिफिट कितने का होगा? दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। राइट जी, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब अगर हमारे पास इसके बेनिफिट्स या इनफ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज ज्यादा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज से, जब हम इसको सम करते हैं तो हमें पता चलता है यार इनफ्लोज ज्यादा है आउटफ्लो से, तो इसका मतलब है कि हमारा बेनिफिट अच्छा है। इट मींस कि वी विल एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। और अगर ऑपोजिट हो जाए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज आर लेसर देन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज, सो वी विल रिजेक्ट द प्रोजेक्ट। क्यों? इसलिए कि कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट है ना। अगर कॉस्ट बेनिफिट से ज्यादा हो जाएगी तो हम प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, और अगर बेनिफिट ज्यादा हो जाएंगे प्रोजेक्ट की कॉस्ट से तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। दैट इज कि आप नेट बेनिफिट आपका पॉजिटिव है, तो इसको पॉजिटिव होना चाहिए या हायर होना चाहिए। उसके बाद जी कैलकुलेशन हम एनपीवी की कैसे करेंगे, क्या क्या स्टेप्स हम लेंगे, और आइंदा आने वाली जितनी भी डिस्कशन होगी उसमें हम एनपीवी का मेन जो क्वेश्चन कर रहे होंगे तो हमें बेसिक के बारे में पता होना चाहिए कि एनपीवी बेसिक कैसे कैलकुलेट की जाती है। सबसे पहले तो यह है कि हमें कैश फ्लोज के बारे में पता होना चाहिए एनपीवी कैलकुलेट करते हुए कि यार मेरी इनफ्लोज क्या होंगी और आउटफ्लोज क्या होंगी। अच्छा, यहां पे अब हम दो इनफ्लोज और आउटफ्लोज की बात कर रहे हैं, एक इन्वेस्टिंग है और दूसरी फाइनेंसिंग है। आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा होगा, हमारे पास तीन तरह की कैश फ्लोज आती हैं, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग। ऑपरेटिंग से मुराद वो डे टू डे कैश फ्लोज हैं, यानी कि डे टू डे ऑपरेशन से रन करते हुए, जैसे कि वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड हमारी जो कैश फ्लोज हैं वो ऑपरेटिंग में आती हैं। इसी तरह इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग का मतलब क्या है कि हम किसी अगर प्लांट मशीनरी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई नॉन करंट एसेट को बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, सो दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यहां पे फाइनेंसिंग की बात नहीं कर रहा। फाइनेंसिंग की इसलिए बात नहीं कर रहा कि आगे चल के हम जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, जो डिस्काउंट रेट कैलकुलेट करते हैं, दैट इंक्लूड्स द इफेक्ट ऑफ द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो हमने जो कैश फ्लोज प्लान करनी है, या सॉरी, हमने जो कैश फ्लोज को एस्टिमेट करना है या कैश फ्लोज को प्रिडिक्ट करना है या देखना फ्यूचर के इनफ्लोज या आउटफ्लोज को, तो हमने ये देखना है कि क्या ये इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है और ऑपरेटिंग से। फाइनेंसिंग की कैश फ्लोज नहीं लेनी, क्योंकि वो ऑलरेडी उसका इफेक्ट
किस में आ रहा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आ रहा है, तो हम उसको डबल काउंट नहीं करेंगे। दूसरी चीज, आपने कहा था कि कैश फ्लो जो होते हैं ये मैनिपुलेट नहीं होते, हम यहाँ पे फोरकास्ट कर रहे हैं, तो हम फोरकास्ट ज्यादा भी कर सकते हैं, ये हम कैश फ्लो फोरकास्ट कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, बेसिकली हम कैश फ्लोज जो होते हैं ना, उसमें हम कैश प्रॉफिटेबिलिटी देख रहे होते हैं, साथ हम उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी देख रहे होते हैं। हमारे पास दो तरह की कॉस्ट होती है, एक इम्प्लिसिट होती है और एक एक्सप्लिसिट होती है। जो हमारी कॉस्ट होती है ना, जैसे कि अकाउंटिंग की कॉस्ट है, वो आपको नजर आती है, ठीक है, और ऐसी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो आपको नजर नहीं भी आती, वो भी आप इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो कैश प्रॉफिट्स और अकाउंटिंग प्रॉफिट्स में जो फर्क है वो तो हमने देखा था, लेकिन इसको आप ओवर एस्टिमेट नहीं कर सकते। हाँ, कहीं पे हो भी सकता है कि आपका, चूंकि ये एस्टिमेट बेस कर रहा है और आप उसी सिमिलर प्रोजेक्ट्स को उठा के देख रहे होते हैं, अच्छा यार ये प्रोजेक्ट इसी नेचर का था, उससे कैश फ्लो कितने आए। जैसे आप यार एक घर कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं, मुझे बताएं, और आपका आइडिया ये है कि कंस्ट्रक्शन के बाद मैंने इसको रेंट आउट करना है। मैं फॉर एग्जांपल बैरियर टाउन में घर कंस्ट्रक्ट करवा रहा हूं, ठीक है, आगे मैंने उसको क्या करना है, रेंटिंग करनी है, एग्रीड। अब मैंने जब अपने फ्यूचर के कैश फ्लोज को देखना है, तो मैं उस विसिनिटी में नहीं देखूंगा कि यार इस विसिनिटी में रेंट कितने का चल रहा है, मुझे इनफ्लोज कितने के आ सकते हैं। अब मैं वहां पे रेंट रख लूं, वैसे मार्केट में रेंट चल रहा है 35,000 रुपए का, लेकिन आप कहते हो नहीं यार मैंने रखना है 45,000 रुपए का, वो अब आपकी ओवर एस्टिमेशन है। तो आप मार्केट डायनेमिक्स को देखते हैं कि मार्केट के डायनेमिक्स क्या है, सिमिलर प्रोजेक्ट कितने का रिटर्न ऑफर कर रहा है। एक विंडो तो है, हाँ विंडो होती है, लेकिन आप ये देखिए इन्वेस्टर बोंगा नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट करने लगा है तो उसको पता होता है कि यार अगर मैं इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाऊंगा ना, तो मुझे एक्सपेक्टेडली इनफ्लोज कितने आएंगे। मैं अगर किसी आईटी के स्टार्टअप में, या मैं किसी अपना प्रोजेक्ट में पैसे ऐसे लगाता हूं जो आईटी का स्टार्टअप है सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर, तो मुझे ये नहीं अंदाजा होगा कि यार सिमिलर काइंड ऑफ द बिजनेस में इनफ्लोज कितने आते हैं। जब आपकी कैश फ्लो प्रोजेक्शंस प्रेजेंट की जाती है ना, उससे पता चल जाता है कि आप ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं या उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, ठीक है। ये उसके, हाँ सब्जेक्टिविटी आ सकती है, फिर आपको क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ते हैं कि यार आपने ये कैश फ्लोज को क्यों इतना लेके गए हैं, इतने तो कैश फ्लो नहीं बनते, देखे ना मार्केट में ये चल रहा है, फिर उसकी जस्टिफिकेशन होती है, आपके इन्वेस्टर्स पूछते हैं बकायदा, ठीक है। जैसे मैं बैंक ऑफ पंजाब में था, तो हमारे पास ना फिजिबिलिटी आती थी प्रोजेक्ट्स की, लोन के लिए अप्लाई करते थे ना जब, तो उसके लिए हम क्या करते थे, वो जो अपनी एनपीवीज और आईआरआर और पे बैक पीरियड्स वगैरह कैलकुलेट करके हमें बताते थे ना प्रोजेक्शंस में कि जी ये होगा हमारे साथ। प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी प्रोवाइड की जाती है आपको पता है, अगले 5 से 10 सालों के लिए, कि जी हमने 5-10 सालों में क्या करना है, तो आपको बड़े इजीली पता चल जाता है कि यार ये ओवर तो नहीं कर रहे, ओवर एस्टिमेट तो नहीं कर रहे कैश फ्लोज को लेके, तो यू कैन फाइंड आउट, देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर दैट, ठीक है। उसके बाद है जी इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज कॉल्ड एज अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अच्छा, ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है जिसके ऊपर हमने अपने प्रोजेक्ट को डिस्काउंट करना होता है, अपनी एनपीवीज कैलकुलेट करनी होती हैं, डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यूज कैलकुलेट करनी होती हैं, ये बाय द वे ये आफ्टर टैक्स होगा, आगे चल के हम बात करेंगे ये कौन सा होना चाहिए, आफ्टर टैक्स होना चाहिए, आफ्टर द इफेक्ट्स ऑफ द टैक्स होना चाहिए। इसके बारे में थ्योरीज भी हैं, इंशाल्लाह आगे जाके बात करेंगे, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, लेकिन बाय डिफॉल्ट विल टेक द आफ्टर टैक्स। द थर्ड वन इज डिस्काउंट ऑल कैश फ्लोज टू कैलकुलेट द एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट, के आप अपने कैश फ्लोज को क्या करेंगे, सारी कैश फ्लोज को डिस्काउंट करेंगे, किसी को छोड़ना नहीं है। एंड देन यू विल टेक द डिसीजन एज पर द रूल्स प्रोवाइडेड टू यू। व्हाट आर द रूल्स देयर? हाँ जी, नॉर्मल है, अगर एनपीवी पॉजिटिव है या अगर आपकी एनपीवी नेगेटिव है तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नेगेटिव वाली एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और अगर आपकी हायर है, अगर आप कंपैरिजन के लिए यूज करें तो हायर पॉजिटिव को चूज करेंगे, हायर पॉजिटिव होनी चाहिए। जैसे ए प्रोजेक्ट है और बी प्रोजेक्ट है, ए आपको पॉजिटिव 1000 देता है डॉलर्स एनपीवी, ये आपको पॉजिटिव 800 देता है, अब दोनों ही है, अब आपने एक चूज करना है। अच्छा, यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कहलाते हैं, यानी कि जो ऑप्शंस होती हैं जिसमें हमने प्रोजेक्ट्स को चूज करना होता है, एक कहलाता है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स और एक होते हैं इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि हम एक वक्त में एक ही चूज कर सकते हैं, द बेस्ट वन ऑप्शन वी हैव टू सिलेक्ट।
अगर हमारे ये दोनों प्रोजेक्ट पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव एनपीवी दे रहे हैं, और अगर ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिविटी है, तो वी विल चूज विच प्रोजेक्ट? द प्रोजेक्ट ए. And if these are independent projects, like the A and the B are not interdependent on each other, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है और एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, तो we can choose both of the projects. But for that we have to do the ranking. So first, what we'll do? Which project we'll do first? The A, and then we'll do the second. ये कहलाते हैं independent projects. म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि आपके पास लिमिटेड फाइनेंस है, आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ द फाइनेंस कम है, तो आप वही प्रोजेक्ट को चूज करेंगे जो आपके लिए हायर पॉजिटिव एनपीवी देगा. नोटेड जी. नेक्स्ट है हमारे पास इसकी कैलकुलेशन, और उस कैलकुलेशन के लिए दोबारा से हम उसी एग्जांपल की तरफ जा रहे हैं. बेसिक कैलकुलेशन को हम लेके चल रहे हैं ना, ताकि हम उसको अंडरस्टैंड कर सकें कि कैसे अप्लाई करेंगे. तो हम इसके लिए एनपीवी कैलकुलेट करते हैं बेस्ड ऑन द 10% डिस्काउंट रेट, डिस्काउंट फैक्टर और द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. और यहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है. म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का मतलब है कि हम तीनों प्रोजेक्ट्स में से देखेंगे कि कौन सा प्रोजेक्ट हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा. ठीक है, तो उसके लिए हम एक्सेल पे वापस जा रहे हैं और उसी फाइल को ओपन करके उसी में हम कैलकुलेशंस को परफॉर्म करेंगे. ठीक है, तो इसको जरा आपने ध्यान से देखना है. अब हमारे पास जो ऊपर हमने डाटा वही वाला यूज कर रहे हैं ना, जो प्रोजेक्ट ए बी सी. अभी फिलहाल प्रोजेक्ट ए को आप छोड़ दें, इसलिए कि इसके अंदर कांस्टेंट कैश इनफ्लोज थे. अब आगे चल के हम बात करेंगे एन्युटी की और परपेचुटी की, तो दोबारा हम इसके ऊपर आएंगे. लेकिन सिर्फ अगर अंडरस्टैंड करना है कि कैलकुलेशन कैसे होगी, तो वो भी हम देख सकते हैं. ठीक है, तो यहां पे मैं हेडिंग देता हूं एनपीवी की, नेट प्रेजेंट values we are calculating for different projects. अच्छा जी, पहले नंबर पे प्रोजेक्ट ए को देखते हैं. प्रोजेक्ट ए जो है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहां पे लेते हैं ईयर्स, उसके बाद लेते हैं कैश फ्लोज, उसके बाद लेते हैं डिस्काउंट फैक्टर, और यहां पे हम कैलकुलेट करेंगे प्रेजेंट वैल्यूज. ठीक है, इन $1000. राइट जी, क्लियर होगी बात. कैश फ्लोज को भी यहां पे $1000 में कर लें, इसलिए कि हमने उसको राउंड करना है. अब ईयर 0 है. उसके बाद जो पहला प्रोजेक्ट था उसकी लाइफ क्या थी जी, बताएं मुझे. 8 साल है. 8 साल है जी, 1000 एवरी ईयर है ना, पर एनम 8 लाइफ है 8 साल की. तो हम ईयर 0, ईयर उसके बाद लिखेंगे 1, और इधर से हम इसको ड्रैग कर लेते हैं 8 सालों के लिए, और यहाँ पे हम इसको फिल सीरीज कर लेते हैं. ठीक है, 1 साल और है यहाँ पे, आप करेंगे तो 8 साल पे आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट. आउटफ्लो कितना था बताएं मुझे, तोहा खान. 5 मिलियन. 5 मिलियन जी, 5,000 लिख लूंगा, और 1000 है ना इनफ्लो, ऐसे ही है. सॉरी, 1000 इनफ्लो है 8 सालों के लिए. हम वैसे इसके लिए एनओटी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने क्या किया कि हम अलग अलग डिस्काउंटिंग कर रहे हैं हर साल की कैश फ्लोज की. डिस्काउंट फैक्टर 10% पे था, यहाँ पे हम हेडिंग दे देते हैं जी 10% की, डिस्काउंट फैक्टर 10%. अच्छा, डिस्काउंट फैक्टर का फॉर्मूला मैंने क्या लिखा था? मैंने लिखा था, अगर आपको याद होगा, मैंने लिखा था जी 1 प्लस आर रेज टू पावर -n. याद है? अब ये देखिएगा मैं इसके लिए क्या यूज करूंगा, फॉर्मूला कैसे यूज करूंगा, इधर देखिएगा. इक्वल 1.10, 10% ऐड करने के बाद यही बनता है ना, 1 प्लस आर. 10% है ना तो खान, 10% है, पावर माइनस, उसके बाद यहां पे मैं ईयर 0 पे आ जाऊंगा, तो क्या आएगा? डिस्काउंट फैक्टर माइनस कर लें प्लस कर लें, 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, ये देखें अब 3 डेसिमल तक आपके ये डिस्काउंट फैक्टर्स कैलकुलेट हो गए हैं. मैं दोबारा बताता हूं आपको.
ये फॉर्मूला देखिएगा 1.1 रेज टू पावर, मैंने ईयर्स जो सिलेक्ट किए हुए ना -0 कर दिया, फिर मैंने उसी फॉर्मूले को नीचे कॉपी किया, तो क्या हुआ, उसने ऑलरेडी पावर क्या ले ली, -1 ले ली, माइनस का साइन लगाऊंगा तो वो हो जाएगा, ठीक है। अब उसने ऑटोमेटिकली -1 -2 -3, आपको -1 खुद लगाने की जरूरत नहीं है, वो ईयर से ही उठा रहा है, ठीक है। अब हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला लगाते हैं, दिस डिस्काउंट फैक्टर मल्टीप्लाई बाय 5000, राइट, ठीक है जी, यहां तक बात क्लियर हो गई। इसको आप बिल्कुल जो है ना राउंड कर लें अगर करना चाहें, इसी को आप कंट्रोल C करें, नीचे पेस्ट कर दें, ये मैं बेसिक उसकी ले रहा हूँ सारी फॉर्मूलास, इक्वल करें, बल्कि यहां से आप एक शॉर्टकट लगा लें, इसका सम का फॉर्मूला लगा लें, ये जो सम का फंक्शन आ रहा है ना यहां से यहां तक, तो आपका पॉजिटिव एनपीवी आ रहा है जी, दैट इज कितना आ रहा है जी, 335 पॉजिटिव है, तो हमने सम लगाया हुआ, अगर ये हायर होता ना, इससे ज्यादा होता आपकी आउटफ्लोज, तो वो ये नेगेटिव में आ रहा होता, ठीक है। यहां तक बात क्लियर होगी, इसको टेबल की फॉर्म में ले जाते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए, क्योंकि हमने आगे इसी फॉर्मेट्स पे काम करना है, एक दफा फॉर्मेट बन जाता है ना फिर आसानी रहती है हमारे लिए। एक मिनट मैं इसको ना थोड़ा सा कर दूं आपके लिए, ठीक है भाई। ताहा खान, इसको आप यहाँ पे बोल्ड कर दें बस, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट जी, प्रोजेक्ट बी को देखते हैं। प्रोजेक्ट बी में क्या था, हमने ऊपर बनाई हुई है कैश फ्लोज, प्रोजेक्ट बी के लिए हमें कैश फ्लोज की जरूरत है ना, प्रॉफिट की जरूरत नहीं है। ऊपर जाते हैं, ऊपर से कॉपी पेस्ट करते हैं सीधा सीधा, ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट बी के लिए वो उसने यहाँ पे फॉर्मूला ये ऊपर नीचे हो गया शायद, मेरा ख्याल है दिस माइनस दिस, इसी को नीचे यहाँ पे कॉपी करके देखते हैं, मैं उस फाइल को भी ना सही कर दूं ताकि ये क्या हुआ 1600, हाँ इसमें से माइनस करें, सॉरी मैंने उसको करना था ना, क्युमुलेटिव कैश फ्लोज निकालने थे ना, ये हमारे पास, चले ये फाइल को ना बाद में चेंज कर लेना, हमारे पास प्रोजेक्ट मैंने शायद उसी को वैसे ही सेव कर दिया था फाइल को ना, बगैर उसके किए। प्रोजेक्ट ए निकल आया, प्रोजेक्ट बी की जो हमने कैश फ्लोज बनाई थी, याद है आपको कुछ प्रोजेक्ट बी के लिए, इसको हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं इसी डाटा को टेबल में से, और यहाँ पे प्रोजेक्ट बी के लिए नीचे जाके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। इसका आउटफ्लो कितना था, 2000 था, ऐसे ही है। और इनफ्लोज कितनी, कैश फ्लोज कितनी थी मुझे ये बताएं, कैश फ्लो 1000 थी जी, प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट नहीं लेने, कैश फ्लोज लेनी है, तो हमने प्रॉफिट्स है ना, मैंने इसको क्या किया था भला, मैंने सारे डेप्रिसिएशन को ऐड बैक किया था, याद है 200 कितना डेप्रिसिएशन निकला था बाय द वे, याद है आपको कुछ, 2 मिलियन डिवाइड बाय 5 कर लेना 400,000, तो पहले का क्या आ रहा था 600 800 600 ऐसे ही है, 600 800 600 फिर 500 और 450, यही है ना कैश फ्लोज जो हमने बनाए थे कल, याद है। अब डिस्काउंट फैक्टर हम वही यूज करेंगे, 10% पे कर रहे हैं ना, कंट्रोल ये हमने कितने सालों के लिए लेना है, 5 सालों के लिए, इसको कंट्रोल C कर लें और हम इसको यहाँ पे ला के पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। एक दफा फॉर्मूला देख लीजिएगा, डिस्काउंट फैक्टर क्या होगा, दिस 1.1 पावर माइनस, इसके साथ लिंक कर दें कंट्रोल C, तो डिस्काउंट फैक्टर आपके आगे। प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगी जी, फॉर्मूला लगा लें, ये फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगा हुआ, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ठीक है, और इसी को नीचे कॉपी कर लें, ये वैसे फिगर्स जो हैं वो गलत आएंगी, यहाँ पे हमने इसको ये इससे मल्टीप्लाई करना, ठीक है, क्लियर होगी बात। तो यहाँ पे नीचे कॉपी किया, सम कर लें, इसको सम का फॉर्मूला लगा लेते हैं, मैंने इन्वेस्टमेंट को अलग से शो किया है, आप एक ही में डाल भी सकते हैं, 278 पॉजिटिव आ रहा है एनपीवी, ठीक है जी, ये हमारे पास कैलकुलेशन आ गई।
कोई प्रॉब्लम जी यहाँ तक? तो खान, नो प्रॉब्लम। प्रोजेक्ट सी की तरफ आते हैं। प्रोजेक्ट सी जी, कैश फ्लोज दिए हुए हैं ऑलरेडी, ऊपर देखते हैं, ऊपर होगा कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट सी के हवाले से। यही है जी हमारे पास क्यूमुलेटिव। नहीं, ये क्यों डाटा यहाँ पे सारा नजर नहीं आ रहा यार, ये इसकी क्या वजह है? चले मैं नहीं, ये सिर्फ एक्सेल का मुझे लग रहा है कि मसला चल रहा है। प्लस माइनस कर सकते हैं, सम वो फॉर्मूलाज नहीं लगा, आप उसको ऐड वैसे ही कर लें। सम का फॉर्मूला इक्वल सम नहीं लगा, वो बेसिक वो अलग-अलग आपको सम करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, वो नहीं हो सकता। हाँ सर उसका कौन सा वर्जन होता है, उसकी भी प्रैक्टिस कर लें पहले। यार, वो आपको ना उधर से मिल जाएगा, एक्सेल का जो वो टेस्ट करते हैं ना, आपको ACCA की वेबसाइट पे भी है कुछ स्टडी ऐप से, वो स्टडी ऐप वाली प्रैक्टिस कर लें। उन्हें बहुत प्रैक्टिस की, प्लस माइनस सब कुछ सम वगैरह की, पेपर के अंदर एक भी सम ना हो। नहीं, वो आप उसका सिंपल रखें, अलग-अलग करें, बेसिक फार्मूलाज जो है ना आपको आने चाहिए। अच्छा जी, प्रोजेक्ट सी का मुझे बताएं, 4 मिलियन है, ईयर 0 है, कितने साल हैं जी लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट? 5 साल है, 5 साल हैं जी, 1 2 3 4 5, ठीक है। कैश फ्लोज कितने थे, आउटफ्लो कितने? ये इनफ्लो है, नहीं, ये हमें 4 मिलियन लेना है, 4 मिलियन जी। उसके बाद क्या है? 800 इनफ्लो है, 1000, उसके बाद है जी 1000, 2000 और 2200 और 2200, ठीक है। डिस्काउंट फैक्टर हमने ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है, उसी को कॉपी आप कर लें यहाँ से, तो उसका फॉर्मूला बस देखना पड़ेगा कि फॉर्मूला सेम है कि डिफरेंट है, वो उसको लिंक सही कर रहा है कि गलत कर रहा है। आप इसको ऐसे कर सकते हैं, दिस नहीं इक्वल 1.1 पावर -0, ठीक है। इसी को आप नीचे क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, इसी को नीचे कॉपी करें, वही आपके डिस्काउंट फैक्टर्स आ गए, ठीक है। आप निकालें जी प्रेजेंट वैल्यू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, और इसको नीचे कॉपी कर लें, और आपके पास सम हो गया जी। इसको सम का छोटा सा फॉर्मूला लगा लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और ये सारा आप इसको डेसिमल्स रिमूव करके फाइनल आंसर देख लें, ठीक है। ये हमारे पास प्रोजेक्ट सी का एनपीवी जो है वो निकल आती है। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसमें कोई भी टेक्निकलिटी नहीं थी, जैसे हमने ऊपर किया वैसे ही हम नीचे इसको कैलकुलेट करके वैल्यूज को कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये है हमारा एनपीवी जो हमने कैलकुलेट किया। अब मुझे बताएं, अगर ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हो, हमारे पास 3 प्रोजेक्ट्स हैं, ए है, बी है और सी है, इसकी हायर पॉजिटिव एनपीवी किस में आ रही है? सी में आ रही है, सो विल एक्सेप्ट ओनली द सी प्रोजेक्ट बिकॉज इट इज फिजिबल, हायर है जी, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। वो ये कहता है कि जी यूजेस कैश फ्लोज, हम कैश फ्लोज को कंसीडर कर रहे हैं रादर देन प्रॉफिट्स। सेकेंड इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी, हम डिस्काउंटिंग कर रहे हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। कंसीडर द होल लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट एंड इट इज एब्सोल्यूट मेजर। एब्सोल्यूट मेजर कौन सी होती है? जो डॉलर टर्म्स में कैलकुलेट की जा रही है, कि एब्सोल्युटली हमें ये बता रहा है कि इतनी अमाउंट हमारी होगी। प्रॉब्लम्स क्या है जी? कॉम्प्लेक्स टू कैलकुलेट एंड अंडरस्टैंड। व्हाई? बिकॉज यू हैव टू डिस्काउंट ऑल द कैश फ्लोज। उसके बाद आपको इसको समझना कि जी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलती है इनफ्लोज और आउटफ्लोज की, ये कई दफा समझना मुश्किल होता है। कैलकुलेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आगे चल के हमारा पूरा एक टॉपिक है जिसको हम वैक के नाम से जानते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है
ये इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके ऊपर कुछ एस्टिमेशंस चल रही होती हैं, कुछ थ्योरीज यूज की जाती हैं, तो वो कई दफा डिस्टॉर्टेड एंड आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकलता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आएगा ना? नहीं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो आपने मिनिमम अपने इन्वेस्टर्स को ऑफर करना है। उसके बाद डिफिकल्ट टू अप्लाई इन द पब्लिक सेक्टर। अगर आप कोई प्रोजेक्ट्स पब्लिक सेक्टर में ले रहे होते हैं या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में ले रहे होते हैं तो वहां पे इसको अप्लाई करना आसान नहीं होता। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स आते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। एनपीवी IRR जो है बेसिकली इसको हम ब्रेक इवन रेट भी बोलते हैं, इसको हम मिनिमम रेट भी बोलते हैं कि ऐसा रेट जो हमें अपने इन्वेस्टर्स को ऑफर करना है जो कि हमें बताएगा वेयर द एनपीवी इज इक्वल टू 0, यानी कि ऐसा रेट जिसके ऊपर सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज बराबर हो जाए तभी एनपीवी 0 निकलेगा ना। सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज दोनों बराबर हो गई तो इसका मतलब है कि एनपीवी 0 हो गई। अब ये इस रेट को हमने मिनिमम रेट हम ये देख रहे हैं कि यार वो कौन सा रेट होगा जिसको हम मिनिमम देखेंगे कि हमने इन्वेस्टर्स को ऑफर करना है, या एटलीस्ट हमें हमारे प्रोजेक्ट के अंदर इतना रेट ऑफ रिटर्न उसको जनरेट करना चाहिए। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, चूंकि हमने ब्रेक इवन निकालना है तो हम क्या करते हैं, 2 एनपीवीज कैलकुलेट करते हैं। एक एनपीवी हमें चाहिए पॉजिटिव और एक एनपीवी हमें चाहिए नेगेटिव। चूंकि मिडिल में रेट निकाल रहे हैं ना, ऐसा रेट जिस पे एनपीवी 0 हो जाए। आगे चल के ये हम कॉस्ट ऑफ फाइनेंस में दोबारा बात करेंगे, जब हम कॉस्ट ऑफ डेट की बात करेंगे ना या बॉन्ड की वैल्यूएशन की बात करेंगे तो IRR दोबारा आएगा हमारे डिस्कशन के अंदर। तो वो कहते हैं एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट एट A%, यानी कि वो एनपीवी जो A% है, लोअर रेट है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि देखो देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एनपीवी एंड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल या इंटरेस्ट रेट। जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा होता है तो एनपीवी क्या होती है, कम होती है, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होता है तो एनपीवी क्या होती है, ज्यादा होती है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है। अब अगर इसको हमने प्रूव करना है तो हम अगर करना चाहें तो हम ये कर सकते हैं कि ये देखें, ये हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है अभी प्रोजेक्ट सी के वाले से। अब अगर ये प्रोजेक्ट सी है, ये हमने 10% पे कैलकुलेट किया ना, तो हमारे पास एनपीवी कितनी आ रही है, 1202 पॉजिटिव आ रही है। अगर assuming कि I use the rate which is not 10%, I use a rate of 20%, डबल कर देता हूं इसको मैं 20% पे देखता हूं क्या होता है, एनपीवी कितनी निकलती है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, राइट। सो अब मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, 1.2 रेज टू पावर दिस, एग्रीड। और इसको अगर मैं यहां पे कॉपी करूं तो मेरे डिस्काउंट फैक्टर सारे चेंज हो गए हैं। अब आप देखें मेरी एनपीवी कम होगी, ज्यादा हो गई है, कम हो गई है, फिर भी पॉजिटिव है लेकिन कम हो गई है। तो हमने क्या करना है कि हमने इन प्रोजेक्ट्स को, जिसके अंदर एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं, तो IRR को कैलकुलेट करने के लिए हमें एक रेट चाहिए हायर वन जिसपे एनपीवी नेगेटिव आए, और एक एनपीवी हमें चाहिए पॉजिटिव वन जो कि लोअर रेट पे यूज होगा। उसके बाद हम एक फॉर्मूला लिखते हैं जिसके अंदर हम बात करते हैं IRR इज कैलकुलेटेड विद A%, इसके साथ परसेंटेज का साइन यूज कर लेंगे, A%, दैट इज अ लोअर परसेंटेज। ठीक है, एनपीवी एट A, दैट इज अ लोअर रेट, एनपीवी एट लोअर रेट, एनपीवी एट लोअर माइनस एनपीवी एट हायर रेट। A और B को हम क्या कह रहे हैं, A रेफर्स टू व्हाट, लोअर रेट, B रेफर्स टू व्हाट, हायर रेट। तो अभी हमने कैलकुलेशन की है ना प्रोजेक्ट सी की। अब मुझे बताएं जरा प्रोजेक्ट सी की 10% पे क्या निकल रहा था हमारा एनपीवी, 1200 निकल रहा था फॉर एग्जांपल। और लेट्स सपोज हम 22% यूज करते हैं तो हमारी एनपीवी आ जाती है नेगेटिव बाय $100 फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब मुझे बताएं कि हमने एनपीवी निकाली, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। हायर रेट पे एनपीवी नेगेटिव आएगी, लोअर रेट पे एनपीवी पॉजिटिव आएगी। उसके बाद हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जी। IRR का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, A%, A ये होगा A% और ये B होगा, राइट जी। जो एनपीवी A पे कैलकुलेट हो रही है, लोअर रेट पे कैलकुलेट हो रही है, उसको हम क्या नाम देंगे, एनपीवी A, और इसको एनपीवी B बोलेंगे, नोटेड। अब A% क्या है, तोहा बताएं, तोहा क्या है, 10% है, वेरी गुड। उसके बाद प्लस करेंगे ब्रैकेट एनपीवी ए, एनपीवी ए कौन सी है,
1200 डिवाइडेड बाय 1200 माइनस माइनस प्लस 100, ऐसे ही है, मल्टीप्लाई बाय हायर परसेंटेज बी 22% 22% है ना हायर, बी माइनस ए लिखा हुआ ना, और ए कितना है 10% जी 12%। अच्छा, अब देखें ये डिफरेंस तो 12% क्या है। अब पहले फ्रैक्शन को सॉल्व करें, 1200 डिवाइड बाय 1300 करें, जल्दी से बताएं मुझे क्या आता है आंसर। इसको हम ऐसे लिखेंगे 10% प्लस 1200 ओवर 1300 करें, 0.92 मल्टीप्लाई बाय 12 करें, 11.07% आ जाएगा। चूंकि ये 12% है ना, ये 12% है, उसको फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आएगा 11.07%। इसका मतलब हुआ कि अगर हम रेट यूज करें 21.07% तो एग्जैक्टली हमारी एनपीवी क्या आएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, एनपीवी विल बी 0। ठीक है, का मतलब है कि हम ब्रेक इवन पे रखते हैं, आईआरआर पे ब्रेक इवन पे है। हाँ जी, ऐसा रेट जो एनपीवी को 0 कर दे वो आईआरआर है। ठीक है, एआरआर जो हम ऑफर करते हैं और कॉस्ट ऑफ एआरआर जो है वो तो अकाउंटिंग रेट है, आईआरआर मींस इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, एआरआर वो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है, अकाउंटिंग इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न है। आईआरआर वो रेट है जो मिनिमम हमने अपने इन्वेस्टर को ऑफर करना है, और मिनिमम जो इन्वेस्टर जो मिनिमम आपका जो कमा के देगा रेट, दैट इज आईआरआर। ठीक है, अच्छा अब इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, रूल को। रूल क्या है जी, कंपैरिजन के लिए हायर आईआरआर को हम चूज करेंगे। वो प्रोजेक्ट जो हायर आईआरआर देगा, जैसे कि हमारे पास ए प्रोजेक्ट है और बी प्रोजेक्ट है, इसका आईआरआर आता है 11%, इसका आता है 13%, तो कौन सा चूज करेंगे, हायर वाला। फिजिबिलिटी के लिए हम इसको ऐसे भी यूज करते हैं, आईआरआर को हम कंपेयर करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब जरा इसको समझ लें, आईआरआर रेट है, रिटर्न जो हमने ऑफर करना है मिनिमम। फॉर एग्जांपल मिनिमम रिटर्न हम कह रहे हैं कि भाई हमारा प्रोजेक्ट आपको 12% रिटर्न देगा, लेकिन उस प्रोजेक्ट में हमने जो कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग लगाई हुई है, जिसको हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कैलकुलेट करते हैं, फॉर एग्जांपल वो है 14%। अब हम इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, ये कॉस्ट है, ये बेनिफिट है, इन अदर वर्ड्स। So the rate which is the minimum rate the project is generating for its investors, it is 12%, and the cost of investment is 14%. So 2% का हमें cost extra पड़ रही है, so we will not accept the project. Noted? Clear? उसके बाद जी हम बात करते हैं IRR कैलकुलेट करने के लिए उसी डाटा को हम यूज करते हैं, लेकिन एक एक्सेल के अंदर फंक्शनैलिटी ये भी है कि हमने अगर आईआरआर निकालना है किसी भी प्रोजेक्ट का, जैसे ये कैश फ्लोज हमारे पास हैं, तो एक्सेल के अंदर एक फॉर्मूला भी है आईआरआर का, तो उसके लिए हम यूज करते हैं आईआरआर इक्वल, कौन सी कैश फ्लोज के लिए आपने कैलकुलेट करना है, इन सारी कैश फ्लोज के लिए कैलकुलेट करना है, तो आईआरआर कितना निकलता है 8%। ये फॉर्मूला एग्जाम में वर्क करेगा, फॉर्मूला एग्जाम में वर्क नहीं करेगा, ठीक है, आपको लेकिन एक्सेल में फॉर्मूला निकल आता है। क्रॉस चेक ठीक है, क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आईआरआर सही अप्लाई हुआ है। अब उसके लिए आपको एक एनपीवी लेनी पड़ेगी, देखिए 12% पे ना पॉजिटिव आ रही है, फिर आप इसको बढ़ाएंगे, देखेंगे कि भी क्या निकलती है। अच्छा सॉरी, ये मैंने गलत लगाया फॉर्मूला, हमारा आईआरआर यहाँ पे जो नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लोज है ना, उसके लिए अप्लाई करना है, आपने इसके लिए अप्लाई करना है, सॉरी, रात दिन के मैंने प्रेजेंट वैल्यू, ये 19% बनता है, वरना तो 8% गलत आ रहा था। चूंकि ये देखें 10% पे तो पॉजिटिव है, 10% पे तो पॉजिटिव है, ठीक है। अब आप इसको ट्राई कर सकते हैं 20% पे, 20% पे जब निकालेंगे तो अभी भी थोड़ा सा फर्क आ रहा है, वो आ रहा है 1200 समथिंग का, ठीक है। तो डिपेंड करता है, यहाँ पे अगर हम देखें इसकी भी आईआरआर यही निकलेगी, कोई फर्क नहीं है, लेकिन 19 क्या पूरा 19 नहीं होगा, अगर आप इसको डोज ऐसे में देखें तो ये बनता है जी हमारे पास 19.3%, 19.3% पे हमारा इसका एनपीवी आईआरआर जो है वो निकलता है, ठीक है। इसको आप ट्राई कर सकते हैं कि एक दफा कैश फ्लोज 20% पे, एक दफा 10% पे, दोनों का जो फर्क होगा दैट विल गिव यू द ब्रेक इवन रेट। एनी सिंगल क्वेश्चन जी, यहां तक कोई बात जो समझ ना आई हो आपको, ठीक है। उसके बाद है जी हमारे पास
यार ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, पसीनों पसीने हुआ हूं मैं तो। हायर रेट के हर स्टेप के ऊपर अलग-अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा ना एक्सेल में। हाँ जी, 2 दफा आपको एनपीवी 2 दफा एनपीवी और 2 दफा आपको रेट निकालना पड़ेगा। एक और भी बात करें जी वो भी अलग-अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ जी, एक प्रोजेक्ट के लिए, सिंगल प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं डिस्कशन के ऊपर और आईआरआर के ऊपर जो है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। वो यही कह रहा है कि जी आईआरआर यूजेस द कैश फ्लोस रादर देन अकाउंटिंग प्रॉफिट्स, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हैं, होल लाइफ को, रिलेटिव मैयर है, रिलेटिव में ही इस्तेमाल करें ना, परसेंटेज में, आईआरआर परसेंटेज में आ रहा था 8% या 10% व्हाटसोएवर, एंड विच इज इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय द नॉन फाइनेंस मैनेजर्स। प्रॉब्लम्स क्या हैं जी? पहले नंबर पे कॉम्प्लेक्स टू कैलकुलेट है, आपको 2 एनपीवीज निकालनी पड़ेंगी, 2 रेट निकालने पड़ेंगे, उसके ऊपर आप कैलकुलेट करेंगे। फिर कैलकुलेशन ऑफ आईआरआर यूजिंग इंटरपोलेशन फॉर्मूला इज जस्ट एन एस्टिमेट। इंटरपोलेशन का मतलब क्या होता है? विद इन द रेंज ऑफ द डाटा हम उसको इंटरपोलेट कर रहे होते हैं कि विद इन दिस डाटा, ये जो कैश फ्लोज हमने ली थी ना, उसी के अंदर अंदर रहते हुए हम आईआरआर को प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं कि ये अगर कैश फ्लोज हो तो क्या आंसर आएगा। उसके बाद कंफ्लिक्टिंग रिजल्ट्स होते हैं जी एनपीवी के। कंफ्लिक्टिंग रिजल्ट्स क्या होते हैं कि देखें, इसको समझने के लिए हमारे पास एक छोटा सा टेबल दिया हुआ मैंने स्लाइड के ऊपर। एक प्रोजेक्ट है ए और एक है बी, एनपीवी इसकी पॉजिटिव है और इसकी भी पॉजिटिव है, 17% है इसका आईआरआर और 23% है इसका आईआरआर। अगर हम आईआरआर की बेस पे चूज करेंगे तो कौन से प्रोजेक्ट को चूज करेंगे? बी को। और अगर हम एनपीवी के प्रोजेक्ट को बेस पे करेंगे तो कौन सा प्रोजेक्ट चूज करेंगे? ए प्रोजेक्ट चूज करेंगे। अब यहाँ पे कंफ्लिक्ट आ गया, कंपैरिजन का कंफ्लिक्ट आ गया। अब जरूरी नहीं कि आईआरआर हमेशा, जब भी एनपीवी आईआरआर अगर आपका ज्यादा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो जरूरी नहीं कि एनपीवी भी पॉजिटिव होगी, ठीक है। लेकिन नॉर्मली यहां पे एनपीवी पॉजिटिव होती है अगर आईआरआर ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो तो कई दफा हमें कंफ्लिक्ट ऑफ क्या आता है जी, सिलेक्शन इंडिपेंडेंट, जो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें चूज करना हमारे लिए प्रॉब्लम होता है। उसके बाद एक बड़ा मेजर प्रॉब्लम है जिसको हम कहते हैं मल्टीपल आईआरआर का प्रॉब्लम। मल्टीपल आईआरआर से मुराद क्या है कि कई दफा ना हमारे पास कैश फ्लोज होते हैं जिसको बोलते हैं कन्वेंशनल कैश फ्लोज। कन्वेंशनल कैश फ्लो से क्या मुराद है कि हमारे पास एक आउटफ्लो था और सीरीज ऑफ इनफ्लोज थी। यूजुअली आउटफ्लो एक होता है, फिर सीरीज ऑफ इनफ्लोज होती है, राइट। अगर हम हमारे पास मोर देन वन आउटफ्लो आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल ये 1200 की बजाय प्लस की बजाय माइनस में चला जाता है, तो अब क्या हुआ? अब आपका आईआरआर क्या हो गया जी? कम हो गया, ठीक है। इसके अलावा ये क्या हो गया जी? ये पहले कितना था? 4000, 2000 था पॉजिटिव, यहां पे मैं इसको 2000 नेगेटिव कर देता हूं, अब -24.21 आ गया जी। अच्छा, अब ये है, इस कैश फ्लोज को बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज। जहां पे मोर देन वन आउटफ्लो होगा ना, इसको क्या बोलेंगे? नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज। कन्वेंशनल कैश फ्लोज कौन से होते हैं? तो हाँ, एक आउटफ्लो हुआ, फिर इनफ्लो इनफ्लो इनफ्लो, ये कन्वेंशनल है। नॉन कन्वेंशनल क्या होंगे? आउटफ्लो इनफ्लो फिर आउटफ्लो फिर इनफ्लो, मोर देन वन। अब होता यह है कि जब हम आईआरआर कैलकुलेट करते हैं उसके लिए हम अजम्पशन ये लेते हैं कि यार ये जो कैश फ्लोज है ना, ये किसके ऊपर हम री इन्वेस्ट कर रहे हैं? ये आईआरआर के ऊपर री इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये किसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं? आईआरआर के ऊपर। और एनपीवी वाला जो अजम्पशन लेते हैं ना, हम वो ये कहते हैं कि ये जो रेट ऑफ रिटर्न है ना, इसके ऊपर हम री इन्वेस्ट करते हैं। समझ आ रही बात? अब होता यह है कि जब नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लोज होते हैं ना, आगे चल के हमें मसला आता है कि जब हमारे नॉन कन्वेंशनल कैश फ्लो होंगे उसमें एक सिंगल आईआरआर कैलकुलेट नहीं होता, उसके अंदर हमारे मल्टीपल आईआरआर्स निकलेंगे, ठीक है। अब हम इसको प्रूव करने नहीं बैठे हुए कि यार मल्टीपल आईआरआर कैसे नजर आते हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि सिर्फ अजम्पशन ये है कि जो आईआरआर कैलकुलेट करेंगे तो वी अज्यूम दैट एवरी इन रिटर्न व्हिच द प्रोजेक्ट ऑफर्स इज रीइन्वेस्टेड एट द मिनिमम रेट, दैट इज आईआरआर रेट। समझ आ रही है बात? और अगर हम एनपीवी कैलकुलेट करते हैं तो हम ये कहते हैं कि यार मिनिमम जो आपका होगा ना, यानी कि जिसके ऊपर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, दैट इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न व्हिच इज ऑफर्ड टू द इन्वेस्टर्स। समझ आ रही बात? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो अजम्पशंस का फर्क आता है जिसकी वजह से हमारा मसला आता है, तो हम इसको बोलते हैं मल्टीपल आईआरआर का इश्यूज, ठीक है।
तो हमारे लिए यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल जो टेक्निक है ना वो है एनपीवी वाली, नेट प्रेजेंट वैल्यू वाली। ठीक, तो यहाँ पे जो अजम्पशंस दी हुई हैं वो ये है कि जी पहले नंबर पे जो भी इन्वेस्टमेंट होगी उसको हम टाइम जीरो में या ईयर जीरो में लेते हैं एज एन आउटफ्लो। ऑल कैश फ्लोज रिसीव्ड और पेड ड्यूरिंग एनी पीरियड आर अज्यूम्ड टू बी रिसीव्ड और पेड एट द एंड, यानी कि ड्यूरिंग द लाइफ, ड्यूरिंग द ईयर, जैसे छठे महीने में कोई इनफ्लो आई है या सातवें महीने में आई है, हम उसको अज्यूम यही करेंगे ये एंड पे आएगी। ठीक है, उसके बाद ऑल एनी कैश फ्लो रिसीव पेड एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड विल बी रिकॉर्डेड एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, यानी कि पिछले प्रीवियस का एंड होगा तो इस साल का शुरू होगा। अब देखें ये हमारी टाइमलाइन है, ईयर जीरो पे आपने इन्वेस्टमेंट की, इसका मतलब है उसका रिटर्न कब आएगा, ईयर वन में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, है ईयर जीरो के एंड पे। जैसे यार क्लोजिंग बैलेंस होता है ना, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द प्रीवियस ईयर इज रिकॉर्डेड व्हेन एज अ ओपनिंग बैलेंस। ईयर वन, ईयर टू, यानी कि ईयर वन का जो एंडिंग है वो ईयर टू के ऊपर लिखेंगे, ईयर टू का एंडिंग ईयर थ्री के स्टार्ट में लिखेंगे। तो ये अजम्पशंस है हमारे पास, नोटेड जी। तो आज मेरा ख्याल इतना ही काफी है, कल इंशाल्लाह हम थोड़ी सी बात करेंगे मंडे को एनओटी की। मैं थोड़ा सा जल्दी फ्री कर रहा हूँ आपको, मंडे को इंशाल्लाह हम बात करेंगे एनओटी की, परपेचुटी की, फिर हम पहली एडजस्टमेंट की बात करेंगे जो कि होगी हमारे किसकी, रेलेवेंट कैश फ्लोज की। लैपटॉप लेकर आना पड़ेगा आपको, ठीक है, इसलिए कि ये कैलकुलेशंस जो है ना, अब हमने लॉन्ग क्वेश्चंस पे चले जाना है। हाँ, आप ले लें और उसके बाद ये जो है आपने खुद से इसकी एग्जांपल्स को देखना है। अभी हम एडजस्टमेंट्स को नहीं कर पाएंगे, मैं आपको फाइल शेयर कर दूंगा, कोई मसला नहीं है, आप बल्कि रहने दें, मैं आपको फाइल शेयर कर देता हूँ। यार वो इसके लिए ना फिर मैं आपकी फाइल अलग क्रिएट कर देता हूँ। एक मिनट ठहरे, मैंने ये लिखा हुआ है इसके ऊपर, इसकी अलग बना देते हैं ये ना, ताकि प्रॉब्लम ना आए कोई। ये है जी CW, ठीक है ना, क्लास वर्क CW कर देते हैं इसको, डेस्कटॉप। अब ये लिखा गया होगा सारा कुछ, हाँ ये लिखा गया। अब ये साथ साथ जो है ना इसी के ऊपर हम भेजते रहेंगे आपको। होमवर्क सिर्फ आपने क्या करना है, रिवाइज करके आना है, और नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह हमारा ना काफी हद तक ये 20% वाला काम खत्म हो जाएगा। टेस्ट आपका होगा नेक्स्ट वीक के दरमियान में कहीं पे टेस्ट आ जाएगा आपका बेसिक का, ट्यूसडे वेडनेसडे को। लेकिन मुझे ये टॉपिक एनओटी परपेचुटी वाला खत्म कराना था पहले। हाँ जी, फिलहाल अभी आपने और कोई काम नहीं करना, आपने सिंपली ये करना है कि आपने अपने स्टडी मटेरियल्स को अरेंज करना है। बीपीबी मैंने आपको नहीं भेजी अभी, बीपीबी मैं आपको सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह, लेकिन बीपीबी और कैप्लन के क्वेश्चंस में इतना ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। तो चूंकि आपको पता है पास पेपर्स ही होते हैं, पास पेपर्स की प्रैक्टिस ही है, तो कैप्लन आपने मंडे से ना कैप्लन अपने पास होनी चाहिए, इधर सॉफ्ट फॉर्म में और हार्ड फॉर्म में। हाँ, उसकी वजह ये है कि हमने क्वेश्चन करना है, उधर से किट ओपन होनी चाहिए और उधर से एक्सेल की फाइल ओपन होनी चाहिए। तो ये इस चीज को मेक श्योर करें कि आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हों सारे के सारे। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको पॉकेट नोट्स भी भेज दूं। पॉकेट नोट्स अगर मैंने नहीं भेजे, पॉकेट नोट्स ये होते हैं कि आपको सारी समरीज जो है ना हर चैप्टर की वो मिल रही होती हैं। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि हमारा सिलेबस बाय द सेकेंड वीक और द थर्ड वीक ऑफ अगस्त इंशाल्लाह कंफर्टेबली खत्म हो जाए। और ये मेन सेक्शन है जिसपे हमारा ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि लेंथी वन है। उसके बाद वर्किंग कैपिटल पे इतना टाइम नहीं लगेगा, हफ्ते में इंशाल्लाह हम कंप्लीट कर रहे होंगे, यानी कि जो बाकी टॉपिक्स हैं। अगर मैं मैक्सिमम भी कहूँ तो हमारा हफ्ता लगेगा बाकी, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक भी होंगे जो 3-4 दिन में खत्म हो रहे होंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने यार कोशिश करनी है कि इसके अंदर रिजल्ट्स बेहतरीन प्रोड्यूस करें। प्रैक्टिस है, जितनी कर सकते हैं, जितनी डिस्कशन कर सकते हैं करें, पूछें सवाल जो आपके जहन में आते हैं, लेकिन आपने ये काम करना है कि साथ साथ होमवर्क को कंप्लीट करते रहना है। एग्जाम किट को देखें, अच्छा इसके साथ हमें ना स्टडी हब को थोड़ा सा टच करना पड़ेगा at certain stage. Once we complete section A और the section B, यानी कि ये वाला CIA वाला और वर्किंग कैपिटल का, तो आपने, मैं कहूँ या ना कहूँ, आपने स्टडी अब पे जाके उसके क्विजेस जो है वो अटेम्प्ट करना शुरू कर देने हैं, ठीक है, बिकॉज दैट इज वेरी हेल्पफुल एंड वेरी गुड मटीरियल। हाँ, अगर आपने सेक्शन बाय सेक्शन चलना है तो सेक्शन बाय सेक्शन चल रहे हैं,
और प्रैक्टिस है, एमसीक्यूज को इग्नोर नहीं करना हमने, एमसीक्यूज इक्वली इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, देखें एक सिंगल एमसीक्यू कैन मेक अ बिग डिफरेंस एक्चुअली, पास और फेल करा सकता है आपको। तो एक एमसीक्यू अगर आपको सही हो गया तो देन इट मेक्स अ बिग डिफरेंस, ठीक है ना। हमारा रिजल्ट इफेक्ट, हमारी पूरी एक अटेम्प्ट बच जाती है यार, ठीक है। एक एमसीक्यू की कीमत जो है एक अटेम्प्ट है, और एक अटेम्प्ट के पैसे भी हैं और टाइम भी है, राइट।